सभी को नमस्कार। राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से प्रकाशित ये दो रिप्रिंट यहाँ पे रखे हुए हैं, धिक्कार और अंतर्द्वंद। इनकी आज बात की जाएगी। तो धिक्कार और अंतर्द्वंद ये राज कॉमिक्स के पहले की कॉमिक्स हैं, बंटवारे से पहले की, और ये दोनों रिप्रिंट हैं। दोनों में ही 48 पेज हैं, मतलब 48-48 पेज है दोनों में। और इन रिप्रिंट का प्राइस रखा गया है 130 रुपये। इसके पीछे लिखा हुआ देखिए 130 रुपये प्रिंटेड है। जब राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी ने शुरुआत करी थी तो 48 पेज के रिप्रिंट का मूल्य रखा गया था 100 रुपये, तो मुझे याद है आतंक हरता सीरीज का रखा गया था। तो उससे काफ़ी इंक्रीज़ हो चुका है। और तब 100 रुपये के अंदर जो है पॉली बैग में पैक आता था कॉमिक्स, साथ में ट्रेडिंग कार्ड, स्टिकर्स वगैरह, काफ़ी नोवेल्टीज़ वगैरह मिला करती थी। तो फिलहाल ये दो रिप्रिंट है 130 रुपये के, जो कि मैंने 15 अगस्त सेल में लिए थे। इन दोनों रिप्रिंट को लेने का कारण था, मैं काफ़ी टाइम से अवॉइड कर रहा था इन रिप्रिंट्स को। जब मैंने सर्वनायक सीरीज पढ़ी तब इसका जिक्र आया कि ये दोनों आपको पढ़नी चाहिए युगांधर से पहले। उससे भी ज़्यादा मृत्युरथी जो कॉमिक्स भोकाल का नया कॉमिक्स था बिग साइज में, जिसका मैंने रिव्यू कर चुका हूँ, जो पहला कॉमिक्स है बाय द वे, नया रिलीज़ कॉमिक्स है भोकाल का, राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से, मृत्युरथी। उसमें इसकी काफ़ी बात हुई थी कि भाई धिक्कार और अंतर्द्वंद पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो पहले इसमें धिक्कार है, नेक्स्ट फिर अंतर्द्वंद है। 2 पार्ट का सीरीज है कंटिन्यूस। और इसमें जो है भोकाल के जन्म से जुड़े हुए काफ़ी रहस्य खुलते हैं। ये जो 2010 से लेकर 15 या 20 का जो टाइम था, नरक नाशक नागराज की जब कॉमिक्स आ रही थी या अदर कॉमिक्स आ रही थी, सर्वनायक शुरू हो रही थी, तो हर एक राज कॉमिक्स के कैरेक्टर, हर एक जो सुपर हीरो है उस पर काम किया जा रहा था और सबके ओरिजिन को और बेटर बनाया जा रहा था। मतलब काफ़ी अच्छे ओरिजिन लिखे गए। इवन जो वुल्फा हैं, जो भेड़िया का जो ओरिजिन है, उसको भी अभी थोड़ा और परिष्कृत किया गया है, जिसमें उनके पिता वुल्फा के बारे में और कुछ ऐड किया गया है। तो फिलहाल बात करते हैं भाई भोकाल की। अगर मैं इन दोनों जो रिप्रिंट है उनकी प्रिंट क्वालिटी की बात करूँ तो कवर इनके काफ़ी टफ है, पर अच्छी क्वालिटी कवर है। मतलब अंदर से मतलब संजय गुप्ता जी के कवर आज तक मुझे ख़राब कभी मिले। बस अगर कॉमिक्स कटिंग की बात करें तो ये अंतर्द्वंद काफ़ी छोटी कटी है अगर मैं धिक्कार से कंपेयर करूँ। ये देखिए काफ़ी फ़र्क है, ये देखिए इतना फ़र्क है इस कटिंग में। लेकिन मेरे पास लकीली जो कॉपी आई है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, वन अदरवाइज़ यहाँ से भी कटा हुआ कहीं में मिल रहा था। तो मेरे वाले में तो ठीक है इसका, मतलब साइज़ थोड़ा सा कम ज़्यादा है। धिक्कार और अंतर्द्वंद का पेज क्वालिटी बहुत अच्छी है सच में, मतलब काफ़ी थिक और अच्छी क्वालिटी के पेपर है। और वाइट काफ़ी वाइट लग रहा है, कलर काफ़ी ब्राइटली प्रिंटेड है इसमें। जैसे कि अंतर्द्वंद का जो एक अंदर का मैं आपको ऐड दिखाऊँ तो उसके अंदर की प्रिंटिंग क्वालिटी इतनी इंप्रेसिव है कि आपको कवर को टक्कर देगी। देखिए ये जो नीचे कवर है और ये ऐड है लगभग एक जैसे दिख रहे हैं, सेम ही आर्ट का यूज़ किया गया। तो प्रिंटिंग क्वालिटी वगैरह, पेपर क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी है, बस प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज है। धिक्कार कॉमिक्स, इसका क्रक्स क्या है इस कॉमिक्स का, ये है कि एक्चुअली इसमें युधिष्ठ वीर एक योद्धा दिखाए गए हैं जो भोकाल के पिता थे। एक्चुअली भोकाल की स्टोरी ऐसी आती है, एक्चुअली जब जब स्टोरी बनाई गई थी भोकाल के बारे में, मैंने इतना ज़्यादा फॉलो नहीं किया इसको। इवन महारावण जो इतना फेमस, ये जो महारावण जो काफ़ी फेमस सम्राट संस्करण है, ये एक मनोज गुप्ता जी का रिप्रिंट है 1500 रुपये का। तो ये महारावण सीरीज़ भी मैंने नहीं पढ़ रखी थी, मतलब काफ़ी लोग तारीफ़ करते थे इसकी। इसको भी मैंने अभी कैजुअली पढ़ा था, अभी जब मनोज गुप्ता जी ने रिप्रिंट किया था महारावण सीरीज़ को। और ये फिर से चर्चा में आ गई है क्योंकि मनीष गुप्ता जी बोल रहे हैं कि इसका डबल बिग साइज़ में एक संयुक्त संग्रह संस्करण लेके आएंगे, देखते हैं वो कब कैसा लेके आते हैं। तो महारावण सीरीज़ 9 कॉमिक्स की काफ़ी बड़ी सीरीज़ थी और काफ़ी फेमस सीरीज़ भी है, और काफ़ी अच्छा ही क्वालिटी का इसका देखिए संग्रह संस्करण मनोज गुप्ता जी ने हमको दिया था। तो इसमें कुछ ऐसा हीरो होता है ये कि आप देखें परियों जैसे इसके पंख हैं, परिरक्षक भोकाल भी बोलते हैं। इवन एक अल्टरनेटिव यूनिवर्स में एक और भोकाल की स्टोरीज़ बनाई गई है राज कॉमिक्स में, जिसका नाम ही है परिरक्षक भोकाल। तो इसमें ऐसा हुआ है कि जो है परिलोक बता रखा है ऊपर, वहाँ पर जन्म हुआ है भोकाल का। परिस्थितिवश वो पृथ्वी पर आ गया है भोकाल, और जो है पृथ्वी पर जो लोग हैं उनकी, या मैं बोलूँगा पृथ्वी की एक सुरक्षा की शपथ ली हुई है, मतलब उसका दायित्व ले रखा है भोकाल ने। ये है भाई हमारा परिरक्षक भोकाल, या जो भी भोकाल है। ये देखिए ललित कुमार शर्मा जी के बना हुआ शानदार आर्ट है इसमें। तो ये जो है भोकाल है। अब इसकी स्टोरी को और मॉडिफाई कैसे किया गया है इसमें, जो नई जो धिक्कार और अंतर्द्वंद जो सीरीज है उसमें ये बता रखा है कि युधिष्ठ वीर करके हैं वो भोकाल के पिता हैं, और जो है उनको छल पूर्वक, जैसा कि आपको अगर कोबी और भेड़िया का ओरिजिन याद हो तो उसमें जो कोबी के पिता थे वो वुल्फा या उस टाइप के थे, और उनकी माता एक इंसान थी, और माता के साथ छल किया गया था।
पर छल क्यों किया गया था, किस लिए किया गया था, वो अभी भी उस पर अंडर वर्क है, उस स्टोरी पे अभी भी काम चल रहा है। तो वैसे इसमें है कि इसमें पिता के साथ छल हुआ है, मतलब भोकाल के पिता को छल पूर्वक जो है भोकाल का पिता बनने में मजबूर किया गया था, ऐसा इसमें कुछ दिखा रखा है। और युधिष्ठिर वीर के बारे में काफ़ी कुछ बता रखा है, काफ़ी वीर थे। जैसा भोकाल का एक रोल होता है वो भी काफ़ी वैसे रोल दिखा रखा है कि राजा से थोड़ा सा अलग हट करके, राजा नहीं थे बट वीर थे, सेनापति थे। और जो उनके राजा थे वो उनके काफ़ी महत्वपूर्ण वो एक तरीके से उनके मित्र थे या जो भी थे, उनके एक ओहदा था। और दानवों को और लोगों को जीतने में उनका एक योगदान रहता है। और इसमें कुछ ऐसा होता है इसी स्टोरी के दौरान कि जो राजा होता है वो एक्चुअली उस जिस लैंड का वो राजा होता है, जिस ज़मीन का वो राजा होता है, और युधिष्ठिर वीर जो कि भोकाल के पिता होते हैं वो उनके मित्र होते हैं, उस ज़मीन पर कभी कभी परियां आती थी। जैसे हमारे जो ये माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, कुछ समय के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं, कुछ समय के लिए आते चले जाते हैं। तो एक बहुत अच्छी कोई जगह रही होगी स्नान वगैरह करने के लिए, तो कुछ परियां एक लिमिटेड टाइम के लिए वहाँ पे आती थी और चली जाती थी। तो वो राजा चाहते थे, उनको अपना हृदय दे बैठे थे, और वो चाहते थे कि जो है उनका वो भोकाल के पिता जो है उन परियों को प्रपोज़ करे राजा के लिए, क्योंकि राजा ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि जो उनको प्रपोज़ किया जाए, ऐसा कुछ था। तो ऐसा कुछ इसमें खेल होता है कि उस परिस्थिति में फंसते हैं भोकाल के पिता, और उनमें से एक परी जो है वो भोकाल के पिता को अपने दिल दे बैठती है। रीज़न ये होता है कि भोकाल के पिता उनकी रक्षा करते हैं, युधिष्ठिर वीर जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा दानव वगैरह से। इस तरीके की इसमें स्टोरी बनाई गई है। तो किस तरीके से छल होता है, भोकाल के पिता पहले से ही विवाहित होते हैं, राजा का जो है विवाह का प्रस्ताव लेकर के जाते हैं। तो किस प्रकार से वो परियाँ जो है या जो परी लोग की जो भी परी रही होगी उस समय, तो या भोकाल की जो माता रही होंगी, ऑफ कोर्स जो भोकाल के पिता पहले से जो विवाहित थे वो उनके पुत्र नहीं थे, एक परी के मतलब परी इनकी माता है। तो किस तरीके से क्या हुआ होगा वो इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंगली बनाया गया है। दूसरी बात कि जो है इसमें युधिष्ठिर वीर के साथ भी छल हुआ है, पर लोगों को पता नहीं है। मतलब अभी फ़िलहाल युधिष्ठिर वीर जिंदा हैं, जैसा कि इस स्टोरी में बताया गया है, और वो अपने पुत्र की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो आकर के उनको छुड़ाएगा। जैसे कि जो श्री कृष्ण के भी माता पिता जीवित थे, जब उनको सब कुछ पता लगा और वो उनको छुड़ाने गए थे। और ये इसमें भी है कि जो पहले तो भोकाल को ये बातें पता नहीं है कि उनके पिता एक पृथ्वी के इंसान है, ये पता है, इसको बिल्कुल नहीं पता। उसको पता है कि मैं केवल परिलोक की परियों का बेटा हूँ और ऐसा कुछ रहा होगा, क्योंकि उनके जो महागुरु भोकाल है उन्होंने ये बात उनसे छुपाई है। तो धिक्कार में क्या होता है कि अब इससे पहले की स्टोरीज़ क्या आती है वो मुझे अब समझ नहीं आ रहा है। इसमें ये प्रॉब्लम होता है, सर्वनायक साहब पहले गए तो धिक्कार अंतर्द्वंद पढ़ो, फिर उससे पहले कहाँ पे जाना है ये मुझे नहीं पता। भोकाल को इतना फॉलो नहीं किया मैंने। इसमें सिर्फ इतना समझ में आता है कि भोकाल जो है वो फ़िलहाल विकास नगर में नहीं रहता। मैंने जिस भोकाल को पढ़ा है पहले, वो विकास नगर उसकी कर्म भूमि थी, वहाँ पे जो भी आपदाएं आती थी उनसे लड़ने का काम भोकाल का हुआ करता था। इसमें से दिखा रखा है कि विकास नगर में फ़िलहाल वो नहीं रहता, वो अपनी जो पत्नी और पुत्र के साथ में कहीं और रहता है, और वो लेकिन वो विकास नगर की खोज खबर लेता रहता है। तो जब ये धिक्कार कॉमिक शुरू होती है उसमें यहाँ पर एक भोकाल की कुछ प्रतिक्रिया से दिखा रखी है, उसका कॉन्टेक्स्ट आगे आएगा, और सीधा ही युधिष्ठिर वीर की स्टोरी इसमें शुरू हो जाती है थोड़ी सी। तो वो एक तरीके की प्रस्तावना मान लीजिए, ठीक है। यहाँ से है शुरू हो रहा है विकास नगर। तो विकास नगर में फ़िलहाल भोकाल नहीं है, भोकाल कहीं और अपनी पत्नी और पुत्र के साथ में है, और उनके साथ में जो अपने शांतिपूर्वक अपना जीवन यापन कर रहा है। कहाँ यापन कर रहा है वो आगे या पहले पता होगा इसमें। और एक बार ऐसा इसमें सीन दिखाते हैं कि वो अबोध बालक जो होता है वो जुगनू के पीछे भागता है और एकदम से गिरने वाला होता है, और उसको जो है भोकाल बचा लेते हैं। और उनकी वाइफ जो उनको समझाती है कि जिस तरीके से अबोध बालक चला गया है वैसे ही विकास नगर की प्रजा को भी आपकी आवश्यकता है। इस कॉमिक्स को पढ़ के ऐसा लगता है कि शायद विकास नगर की प्रजा ने कोई आरोप लगाया होगा भोकाल पर, या भोकाल को लगा होगा कि उसकी कोई कदर नहीं है वहाँ पर या कोई रिस्पेक्ट नहीं है, इसलिए वो विकास नगर को उसके इस हाल पे छोड़ करके कहीं और चले गए हैं भोकाल। और लेकिन खोज खबर लेते रहते हैं कि उस पर कोई बहुत बड़ा खतरा ना आ जाए। तो उनके पास में ऐसा कुछ एक यंत्र भी है कि वो उस पर कलर से पता लगता है कि कोई खतरा आया फिर चला गया, खतरा आया फिर चला गया। तो मतलब ऐसा बिल्कुल छोड़ नहीं रखा है, लेकिन विकास नगर से अलग हो गए। तो इसमें लिखा है कि अबोध बालक था, वो जुगनों के पीछे जा रहा था, और जो है भोकाल ने उसको बचा लिया अपने पुत्र को। तो इसमें देखा कि बालक अबोध है, उसको नहीं पता जुगनों के पीछे जा रहा है, उसने देखा नहीं पीछे कि ज़मीन गिर भी सकता है इंसान। तो बोला ऐसे ही आपकी प्रजा भी अबोध है, उन्होंने आप पे कोई लांछन वगैरह लगाया तो उनको नहीं पता, लेकिन आप पर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। एकदम से तुरीन जो है गायब हो जाती है, इसमें ये सीन है। तो अब तुरीन कहाँ गई, भोकाल अब विकास नगर वापस जाएंगे नहीं जाएंगे, यहाँ पे कैसे कौन सा खतरा आ रहा है, तो वो जाते हैं। और अब इनको पुरानी याद आती है जो भी है, कॉन्टेक्स्ट धीरे धीरे इसमें क्लियर होते हैं। चित्रांकन हेमंत कुमार जी का है बाय द वे, सीरीज़ में बहुत अच्छा चित्रांकन है, कलर काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी इस रिप्रिंट की अगर मैं बात करूँ बहुत अच्छे ब्राइट कलर वगैरह यूज़ किया गया। अब मुझे नहीं पता ये ओरिजिनली ग्लोसी में आया था या फिर नहीं आया था, ये मेरे थोड़ा डाउट का विषय है, क्योंकि इसे जो कलर और कॉम्बिनेशन वगैरह लग रहा है ना, आदम वगैरह कॉमिक्स वो ग्लोसी में उस वक्त नहीं आई थी, बट कलर काफ़ी अच्छे यूज़ किए गए थे। तो अब इसकी जो ग्लोसी में बहुत अच्छे कलर लग रहे हैं। तो अच्छी स्टोरी है, मतलब एक अलग स्टोरी है।
तो भोकाल अब वापस विकासनगर जाते हैं, वहाँ पे कुछ और ही चल रहा है, कुछ और विपदा सी आ रखी है, कुछ स्याह छाया ऐसी कुछ है। और इधर पैरेलल में जो है हमको वो स्टोरी भी सुनाई देती है। नहीं नहीं सॉरी, स्टोरी नहीं है। अब इसमें ना कुछ और इसमें योद्धा दिखा रखे हैं, जैसे कि जो अलग अलग हमारे होते हैं ना, जो पंच महाभूत होते हैं, जैसे कि अग्नि है, वायु है, जल है, थल है, पवन है, जो वो सब दिखा रखा है इसमें। जैसे एक अग्नि वाले होंगे, एक वायु होंगे, एक इस तरीके से कुछ योद्धा हैं जो विकासनगर की रक्षा कर रहे हैं भोकाल के पीछे से। तो अग्निश करके होता है, अग्नि वाला होता है, वो आता है और भोकाल को ही बचा लेता है। भोकाल क्योंकि भोकाल शक्ति का आह्वान नहीं कर पाता और जो मुसीबत होती है उस वक्त विकासनगर पर से जूझ भी नहीं पाता। फिर अग्निश जो है थोड़ा कुछ खरी खोटी सुनाता है भोकाल को कि तुम कायर हो, तुम ऐसे हो, तुम विकासनगर छोड़ के चले गए, तुमको तो बचाना नहीं चाहिए था, मैं तो अनजाने में आके तुम्हें बचा लिया। वहाँ पर एक है ना, एक और कैरेक्टर दिखाते हैं जो कि मुर्दा है, उसकी गर्दन कटी हुई है और उसके हाथ में उसकी गर्दन है। इसमें लिखा है उसका नाम है शव मित्र, शायद शव मित्र है शायद, चेक करना पड़ेगा कहाँ गया। खैर शव मित्र जी, ठीक। अब शव मित्र जो है ना वो बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ, मतलब गर्दन कटी हुई है, मुर्दा है और बोलते रहते हैं और बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, जैसे विक्रम बेताल टाइप का। और भोकाल को कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, देखिए तुम्हारे पिता कहाँ हैं, पता कर लो। ये वहाँ से शुरुआत होती है जब भोकाल को थोड़ा सा अंदेशा लगता है कुछ गड़बड़ है। तो भोकाल शक्ति का आह्वान नहीं कर पाते हैं। महागुरु भोकाल ये दिखा रखे हैं इसमें, इन्होंने भोकाल की भोकाल शक्ति छीन ली है। बोले तुम इसके योग्य नहीं हो, क्योंकि तुमको परिलोक की रक्षा के लिए पैदा किया गया था और तुम परिलोक की रक्षा नहीं कर रहे थे, तुम पृथ्वी चले गए थे। तो भोकाल की हालत फिलहाल ना घर की ना घाटिया वाली स्थिति हो रखी है, ना तो विकासनगर ना तो पृथ्वी वाले उसको पसंद करते हैं फिलहाल, ना ही परिलोक में उसका सम्मान किया जा रहा है और भोकाल शक्ति भी उसके पास में नहीं है। ये है। तो अब ये जो गर्दन से कटी होती है, बोला कि ये इसको थोड़ा उकसाती है। ये बोले कि तुम पूछो महागुरु भोकाल से कौन थे तुम्हारे पिता, क्या था क्या नहीं था। महागुरु भोकाल थोड़े से तिलमिला जाते हैं सुन करके और गायब हो जाते हैं, मतलब उसको नहीं देते जवाब। तो ये बताता है फिर ये जो गर्दन कटी हुई थी शव मित्र, ये काफ़ी गाइड करता है भोकाल को। और ये इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि जो मृत्युरथी जो भी कॉमिक्स आई है लेटेस्ट भोकाल की, उसमें भी इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इवन जब मैंने मृत्युरथी पढ़ी तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आया कि इसमें हो क्या रहा है। अब इससे मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। तो इसको कहाँ तक पीछे जाया जाए, कौन कौन सी कॉमिक्स पढ़ी जाए, ये तो मेरे को नहीं पता। लेकिन अंतर्द्वंद और धिक्कार जरूर पढ़नी चाहिए, या फिर मृत्युरथी को फिर हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो मृत्युरथी को समझना है तो मतलब पूरी सर्वनायक से पहले की स्टोरी है धिक्कार और अंतर्द्वंद में, लेकिन मृत्युरथी के लिए बहुत ज़रूरी है। अब ये देखिए इसमें फिर वही दृष्टि वाली स्टोरी शुरू हो जाती है। देखो ये परियां हैं, वो दिखाने स्नान से कर रही हैं, बता देते हैं राजा उसको कि भाई ऐसी सी बात है। युधिष्ठिर बोलते हैं कि पहले पता तो कर लें कि परियां कौन है, कहाँ से आई है, फिर उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा जाए। पर वो थोड़ी जल्दबाजी में होते हैं राजा। यहाँ पीछे से कुछ दानवों का भी चक्कर चल रहा है, मतलब दानव वगैरह सब कुछ मिलकर योजना बना रहे हैं। युधिष्ठिर से सभी परेशान हैं क्योंकि युधिष्ठिर ने उनको काबू में कर रखा है। तो दोहरा षड्यंत्र चल रहा है यहाँ पे, मतलब अब युद्ध भी आ रहा है सिर पर युधिष्ठिर के, जो स्टोरी चल रही थी भोकाल के पिता की, प्लस वो परिवार वाला चक्कर वो भी है। तो खैर स्टोरी आगे बढ़ती है अंतर्द्वंद में। मैंने पहले एक्चुअली गलती से अंतर्द्वंद धिक्कार ऐसे मैं इसको अटर करता था वर्ड को। पहले मैंने ये कॉमिक्स उठा ली थी और मैंने पहले यही पढ़ी थी, बहुत इंटरेस्टिंग लगी, फिर मैंने धिक्कार पढ़ी। तो स्टोरी सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आर्ट वर्क अंतर्द्वंद में भी हेमंत कुमार जी का ही है, अच्छा आर्ट वर्क है, बहुत अच्छा आर्ट वर्क है। तो चलता है आगे। इसमें इसने पूरा एक पूरा सार दिया गया है इसके अंदर धिक्कार कॉमिक्स का अंतर्द्वंद में। फिर आगे चलता है तो इसमें फिर अगेन जो भोकाल है वो एक कुछ तिलिस्म वगैरह में होता है, अलग अलग चरणों को पार करता है। भगवान शिव वगैरह बहुत अच्छे बनाते हैं हेमंत कुमार जी। इवन शिवा जो एक कॉमिक सीरीज आई थी उसमें हेमंत कुमार जी का चित्रांकन काफ़ी शानदार था। तो ये इसमें दिखाता है कि परियों से की रक्षा करते हैं युधिष्ठिर जब प्रस्ताव लेकर के जाते हैं, और प्रस्ताव भी उनको सुनाते हैं, लेकिन परी चाहती है खुद युधिष्ठिर से विवाह करना। तो वो कुछ छल पूर्वक उनसे विवाह कर लेती है, ऐसा कुछ है। और यहाँ पर जो है ये भोकाल भी अपने गर्दन, उनके जो शव मित्र थे उनके गर्दन को अपने गले में लटका लिया है भोकाल ने। तो वो कुछ ना कुछ बोलते जाते हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा शव मित्र का करेक्टर। और भोकाल जो है जैसे नागराज का कहर वाली जो कॉमिक्स थी उसमें जो तिलिस्म होता है उस टाइप से अलग अलग टाइप के तिलिस्म वगैरह वो पार कर रहे होते हैं, वो आगे पार करते हैं। यहाँ पर जो है ये महागुरु भोकाल हैं, वो पहले से होशियार चंद जी यहीं है। तो ये तब की बात है जब परी को भोकाल के फादर पसंद आ गए थे, तब भी उनको इस तरीके से गाइड करते थे कि आप ऐसा कर लो, कुछ एक मंत्र होता है या कोई माला सी पहना दो और छल कर लो। तो बोले कि ये सब कुछ जायज़ है, बोले जो अपने समाज के हित के लिए। तो ऐसा होता है युधिष्ठिर जाते हैं इधर पैरेलल में भोकाल भी अलग अलग तरह के तिलिस्म को पार कर रहे हैं। वही पवन जल थल अग्नि वो सब उनको पार करते हैं, उस टाइप के तिलिस्म वगैरह होते हैं। तो जल में जाएंगे वो सब जाएंगे, जैसा देखने को मिलता कई बार। यहाँ युधिष्ठिर गए हैं, उन्होंने प्रपोजल बता दिया उनको, लेकिन सुनने के बाद उन्होंने क्या करा, गले में उन्होंने माला बना दी ऐसे ही,
तो उन्होंने पहन ली उनको, फिर बाद में उनके प्रेम में पड़ गए एकदम से। फिर वो राजा क्रुद्ध हो जाते हैं कि अच्छा मैंने तो प्रस्ताव तुमको लेने की वजह तुमने खुद ने शादी कर ली थी ना, मित्र घाती द्रोह राष्ट्रद्रोही, ऐसा कुछ चक्कर है। इस तरीके का कलंक आपको समझ में आ रहा होगा क्या स्टोरी लाइन है। लग चुका था भोकाल की पिता पे पहले। यहाँ भोकाल अपना काम कर रहे हैं, अलग अलग तिलिस्मों को पार कर रहे हैं, कभी आग में तो कभी जल में तो कभी वायु में कभी कहीं, अंत में वो बंजर पृथ्वी पहुँच जाते हैं। और ऐसी बंजर धरती जिसको तिलिस्मों को पार करना है तो उसमें कुछ उगना चाहिए उसको, तो फिर अब पानी कहाँ से मिले। तो भोकाल अपना हाथ काट करके वहाँ पे अपने रक्त से संचित करते हैं उसको। यही सीन देखिए अंतर्द्वंद के कवर आर्ट बनाए गए हैं। तो एकदम मरने की कगारे पहुँच जाते हैं, जैसा कि राजकुमारी में हमेशा होता ही है। और उसके बाद में जो है ये बोलता है देखो कि मान जाओ भोकाल, तुम अपने उससे हाथ धो बैठोगे, ये कर लो बैठोगे, तो जो भी है वो होता है। भोकाल मरणासन हो जाते हैं, लेकिन वो ज़मीन अब बंजर नहीं रहती, वहाँ पे फूल वगैरह उग जाते हैं। और फिर इस पूरे त्याग से प्रभावित होकर के जो त्रिदेव हैं वो भोकाल को उसकी भोकाल शक्ति वापस दे देते हैं। देखिए इस तरह के सीन काफ़ी अच्छे लगते हैं राज कॉमिक्स में, देव वगैरह के। तो इस तरीके से भोकाल को शक्तियाँ मिलती जाती हैं। फिर इनके और महागुरु भोकाल के बीच में कुछ बातें चल रही हैं, और अब वो थोड़ा बहुत चल रहा है कि ये जितने भी इंसिडेंट्स हो रहे थे धिक्कार और अंतर्द्वंद में, उसके पीछे का बैकग्राउंड समझ में आता है। ये देखो मैंने ही उनको भेजा था, ये जो भोकाल बताते हैं, ये जो ना भोकाल के महागुरु हैं, कि मैंने उन सप्त सहायकों को भेजा था ताकि जो है ऐसा कुछ हो तो अपने ताक करके चला गया था। जो भी है उनके आपस में अच्छा कन्वर्सेशन है। तो भोकाल फिर से बन जाते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए बन जाते हैं ताकि वो सर्वनायक प्रतियोगिता वगैरह में आगे जा सकें। हालांकि है ना, आगे कुछ इसके आगे मृत्यु रथी का और तो आपको कॉन्टेक्स्ट क्लियर होगा। तो इसके आगे फिर देखो युगांतर का ऐड है। युगांतर में फिर आपको पता ही है उसके बाद तो सर्वनायक सीरीज पूरी शुरू हो चुकी है, और सर्वनायक सीरीज खत्म होने के बाद की स्टोरी है मृत्यु रथी, जो अभी फिलहाल चल रही है। तो अगर आपने ये दोनों नहीं पढ़ी है तो आपको पढ़ लेनी चाहिए थी। मैंने भी इसको इसलिए ले लिया कि सेल में मिल रही थी, प्लस मुझे पता था कि इनका इंपॉर्टेंस है, और सच में अच्छी लगी मुझे दोनों स्टोरी। अच्छी स्टोरी थी दोनों की। 2 पार्ट का सीरीज है, 48 पेज का। और मृत्यु रथी को अगर फॉलो कर रहे हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले क्या क्या हो चुका था उसे पता ही नहीं। ये भी मैं पता करूँगा कि इससे पहले ऐसे क्या क्या इवेंट्स हो चुके हैं, या फिर सीधा डायरेक्टली न्यू स्टोरी शुरू हुई है। तो इसी के साथ इन 2 पार्ट की सीरीज़ की एक छोटे से वीडियो को मैं एंड करता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में।